हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश। डियर, जैसा आपने थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि टेंस हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए सीखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये जो टेंस हम सीखने वाले हैं, ये हमारे एडवांस लेवल या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एडवांस लेवल के अंग्रेजी पढ़ते हैं उनके टेंस से ये कैसे अलग है। क्योंकि डियर, शुरू में ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सो डेट आप आगे वीडियो में एंटर कर सको और वीडियो आप पूरा कंप्लीटली देख सको। तो डियर, बेसिकली ये जो टेंस की वीडियो है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने बताई है, एडवांस के लिए मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल लर्निंग टेंस, तो आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए डियर, शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी चीजें आपसे डिफाइन करते चलूंगा, बताते चलूंगा आपको कि देखिए व्हाट विल यू फाइंड इन दिस वीडियो। मैंने शुरू में लिख दिया है सो डेट आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस में देने वाला हूं आज में। ऑलमोस्ट 10 प्लस आई थिंक लगभग 13 और 14 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अभी फर्स्ट पार्ट है। जैसा आप थंबनेल से आपको पता चला होगा कि फर्स्ट पार्ट है और सिर्फ एक ही टेंस में कवर करने वाला हूं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो काफी डिटेल में आपको मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस पढ़ा रहा हूं जो उसी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पोकन लेवल पे डिपेंड करता है उसी के रिगार्डिंग। डिटेल्ड एग्जांपल्स ऑफ एवरी स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल हुए सभी के डिटेल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेज आर इंक्लूडेड, और जो सेंटेंसेज इंक्लूड किए गए सिर्फ हिंदी में, सॉरी सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, वो आपके हिंदी में भी दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या कि व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड इफ योर बैकग्राउंड इज हिंदी, तब वहां पे हमें जरूरी होता है कि हिंदी चाहिए थोड़ा ना थोड़ा कुछ चीजें सीखने के लिए। बट एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सच में सीरियस हैं टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू डोंट नीड हिंदी। लेकिन अगर किसी को बोल दो कि हिंदी की जरूरत नहीं, तो बोलेंगे अंग्रेजी सीखेंगे कैसे। दैट इज वाई हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड किया है। सो डू नॉट वरी, बट धीरे धीरे करके आपको हिंदी छोड़ना पड़ेगा, माइंडेड। डिटेल डब्ल्यूएच वर्ड्स स्ट्रक्चर्स, और डब्ल्यूएच वर्ड्स जो होते हैं ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि हम इसको टैकल कैसे करें। तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल ईच एंड एवरी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ फॉर स्पोकन इंग्लिश। अब दिस का मतलब हम टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू नीड टू हैव अ गुड कमांड। अब यहाँ पे कहा गया कि आपको टेंसेज का एटलीस्ट गुड कमांड होना चाहिए। एज यू नो वट एवर यू स्पीक और लिसन टू, या तो आप जो भी चीजें बोलते हैं या सुनते हैं, दैट इज अ सेंटेंस। वो क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। and to make a sentence you need some structures, and the most important structures you find that come from tense। अब बोला जाता है कि जो हम बोलते हैं या सुनते हैं दैट इज अ सेंटेंस, बट ये सेंटेंस आखिर आता कहाँ से? तो डियर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं आपके टेंसेज से आते तो बहुत वेरियस प्लेसेज है, एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट। जो मैंने अभी ये शुरू किया हो ना स्पोकन इंग्लिश का, मैं बिल्कुल बेसिक से सारे चीज मैं आपको बताता चलूंगा। इसके पहले मैंने आपको एटिकेट्स के वीडियो अपलोड किए हैं, तो इसके 2 पार्ट्स हैं एटिकेट्स वाले, आपको देखिए। तो टेंसेज आप बिल्कुल टेंशन ना ले, और छोटे नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि 3 मिनट में और 4 मिनट में टेंसेज सीखिए और 3 घंटे में और 2 घंटे में, डियर 2 घंटे की टेंसेज नहीं है, आप 2 घंटे में टेंसेज सीख लेंगे। काफी वास्ट है, वेदर यू आर लर्निंग एडवांस्ड इंग्लिश और वेदर यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, दोनों में से कोई भी सीखिए, दोनों जगह डिफिकल्ट है। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तीनों टेंसेज, और इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर के englishtak.com पे। चलिए डियर, तो मैंने टाइम एंड टेंस नहीं, मैंने सिर्फ टेंस बोला, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें उसके जो डेप्थ नॉलेज है वो नहीं चाहिए, हमें सेंटेंसेज के लिहाज से टेंस चाहिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ। Tense is a grammatical term which shows the grammatical form of a verb according to time context। बिल्कुल टाइम टेकिंग, थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई होप कि मैं एक ही वीडियो रखूं, चूंकि इसके सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा सेम टेंसेज के लिए। तो डियर देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम कॉन्टेक्स्ट हमारे जो वर्ब फॉर्म होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ब फॉर्म, जैसे हमारे वर्ब फॉर्म होते हैं V1, V2 और V3, ये आपके बेसिक वर्ब फॉर्म है। और 2 आपके डेराइव्ड वर्ब फॉर्म होते हैं, दैट इज V4 जिसको हम ING कहते हैं, और एक होता है V5 जिसको हम S और ES फॉर्म बोलते हैं। देखिए ये ऐसा कोई टर्म नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है कि V4 और V5 कोई ग्रामेटिकल टर्म है, इसको हम अपने समझने के लिए दे देते हैं। बट ग्रामेटिकल टर्म आपका ING फॉर्म है और S और ES फॉर्म है, ये दोनों को हम डेराइव्ड फॉर्म बोलते हैं।
देयर आर मेनली टू टेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ा सा मैं डेप्थ नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि जनरली 2 ही टेंसेज होते हैं, बट इन द स्पोकन इंग्लिश इट बिकम्स अ मस्ट, एक जरूरी हो जाता है कि आपको तीसरी टेंस सीखनी है, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई आपकी। तो डियर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अच्छे से शुरुआत करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होता है डियर सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी और एस और ईएस फॉर्म आएगी। अभी हमने बता दिया आपको कि V1 जो होता है आपका डियर बेस फॉर्म होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं लिखता चलूंगा, ठीक है। ये आपका बेस फॉर्म होता है और जो V5 होता है इसी बेस फॉर्म में, जो बेस फॉर्म होता है इसी बेस फॉर्म में एस और ईएस हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए इधर मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं डियर नेगेटिव की। तो नेगेटिव हमारा देखेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो इसी रिगार्डिंग दो हमने हेल्पिंग वर्ब लिए जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो कर रहा है, और V5 मैंने लिया है डज, जो कि यहाँ पे V5 शो हो रहा है, ठीक है। डू हमने V1 के लिए लिया और डज हमने V5 के लिए लिया है। फिर हमने नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कभी भी आपके सेंटेंस में डू डज और डिड लगा हो, ठीक है, इसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म लिखनी हो तो हमेशा याद रखेंगे इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे डियर कभी भी आपको दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इस्तेमाल करेंगे डू डज डिड के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके पहले इसके हमें शुरू में डू और डज रखना पड़ेगा। बोथ आर हेल्पिंग वर्ब, याद रखेंगे कि दोनों हेल्पिंग वर्ब है। देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन यू राइट डाउन, आप क्वेश्चन मार्क लिखना जरूर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब थोड़ा हिंदी में यहाँ पे बता दूं कि इस सेंटेंस के साथ हिंदी नहीं लगा रहता है, ठीक है। हिंदी में क्या रहेगा, नहीं लगा हुआ। और ये जो होता है इंटेरोगेटिव डियर, याद रखेंगे इसकी शुरुआत ही क्या से होती है। हमेशा याद रखें कि जो यहाँ पे इंटेरोगेटिव हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ये भी देख लें जरा, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। या अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं यस नो क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कि इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में याद रखेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है, ठीक है। चलिए और कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं डियर। बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हम डोंट लिखेंगे या डजंट लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो डियर यहाँ पे देखा जाए कि ये क्या से शुरू होगा, ठीक है। डॉट 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 बीच में नहीं आएगा और देन आगे भी सेंटेंसेज आपके रहेंगे, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। और उधर के भी थोड़ा सा मैं बैक आके बता देता हूँ। जैसे हम जब यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल्स, अगर मैं बताता चलूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसकी अंग्रेजी हिंदी होगी मैं नहीं पढ़ता हूँ, और इसकी जो हिंदी होगी क्या मैं पढ़ता हूँ। और वापस हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे कुछ WH वर्ड्स मिलेंगे डियर। तो WH वर्ड से भी हमें दो सेंटेंसेस बनाने हैं। एक हमारा पॉजिटिव होता है जिसमें WH वर्ड्स आएगा, फिर डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर MB1 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक नेगेटिव फॉर्म भी होगा कि हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर डोंट लिखेंगे, फिर डजंट लिखेंगे, डोंट या डजंट, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज आपको स्ट्रक्चर पैटर्न एक बार याद कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब नोट लगाते हैं डियर, तो नोट आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव टर्म आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डूडज हो जाएगा और यहाँ पे आप नोट का इस्तेमाल कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे आपके क्लियर हो गए। सारे स्ट्रक्चर्स लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड से एक पॉजिटिव बन जाएगा और WH वर्ड से एक नेगेटिव बन जाएगा। अब आते हैं डियर यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड्स कुछ याद करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है कि हमें हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ये बेसिक है, जरूरी नहीं है इसको याद करना, जरूरी इसको याद करना नहीं है। अब एक सेकेंड में देखो, आप लोग हु वाला मैं नहीं लिखा हूँ। चलिए हु वाले आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं बता दूंगा कि हु से कैसे स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं। तो डियर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो डियर हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर बताता क्या है। तो डियर ये बताता है हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की अगर आदत हो। देखिए आप समझिए इसको अच्छे से, क्योंकि यही आपका पॉइंट है जो कि आपको याद करना है और जो आप अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। अगर मेरी आदत है कि मैं बोलता हूँ मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ,
तो ये मेरी आदत है, मैं दूध पीता हूं, ये मेरी आदत है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज बनते हैं ये इसी टेंसेज में बनते हैं। फिर मैं बात करता हूँ डियर जनरल ट्रूथ की। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो सात्विक सत्य है, मतलब सब लोग उसको जानते हैं कि ये सच है। जो ये कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए इसको दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं यहाँ से। एक हो सकता है डियर साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, और एक हो सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ। शॉर्ट में मैंने लिखा है साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं ना, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, 0 डिग्री पे वो जमना शुरू हो जाता है, सूरज पूरब में निकलता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाते हैं। रिपीटेड एक्शन, और अगर आपको अच्छे से समझना तो आप ये कर सकते हैं कि रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड का मतलब आज हुआ, कल होगा, परसों होगा, जरूरी नहीं है कि 300 दिन होगा। रिपीटेड एक्शन का यहाँ पे ये मतलब नहीं कहा जा रहा है कि 300 दिन होगा, देर बीच में गैप भी हो सकती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हमारी हॉलीडे पड़ती है, संडे पड़ती है, तो उस तरह के एक्शन को भी हम इसी टेंस से बनाते हैं। या कोई अनचेंजिंग सिचुएशन हो, हम सिचुएशन को ही बताते हैं, बट सिचुएशन वाला मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं कि यहाँ पे क्या हमें नेक्स्ट पॉइंट जो जानना है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट कौन कौन होगा तो क्या लगेगा। तो डियर यहाँ पे देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा हिल रहा है, MV1 होगा कब, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट वी है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट यू है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट दे है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आपको लिख दिया जाए बॉयज, जैसे लिख दिया जाए पीपल। अगर इस तरह के सब्जेक्ट लिख रहे हैं जो देखिए ये प्लूरल है अपने आप में, जरूरी नहीं कि प्लूरल होने का मतलब एस लगा हो, जरूरी नहीं है। जैसे हम चिल्ड्रन लिखते हैं तो इसमें एस नहीं लगा है। तो सभी तरह के प्लूरल फॉर्म जो आप जानते हैं उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जो सब्जेक्ट आपके होते हैं ही, शी, इट या नेम, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर ले, जैसे आप लिखते हैं बॉय, जैसे अगर आपको लिखना हो शुगर, चीनी, ठीक है, जैसे आपको लिखना हो चाइल्ड, तो ये सारे, जैसे आपको लिखना है टीचर, जैसे आपको लिखना है स्टूडेंट, तो इस तरह की अगर सब्जेक्ट आती है तो ध्यान रखेंगे कि वर्ब आपका V5 होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ब 1 प्लस एस और ES, ठीक है। इट मींस वर्ब में आपको एस और ES लगा देना है। तो यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पाए तो मैं अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, जब हम नॉन जो यहाँ पे बन रहा था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा था, इसमें से मैंने एस हटा दिया है, ठीक है, एस हटा दिया, तो वर्ब में आपको एस और ES लगाना पड़ गया। अगर हम ऊपर बात करें, जैसे बॉय में एस लगा हुआ था, तो हमें वर्ब से एस और ES हटाना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो मैंने सेंटेंस बोला ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशली इसके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए, आई होप समझ में आया कि किन किन सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किन किन सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब ये V5 हम बना रहे हैं तो हमें S और ES का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इस केस में अगर S और ES का इस्तेमाल करना पड़ा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब S लगाना है और कब हमें ES लगाना है, ठीक है। तो इस बात की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि अगर वर्ब के एंड में S आ जाए, डबल S आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, या O हो या X हो, इतना रहने पे आपको ES ऐड करना है, और नहीं, अगर इतना नहीं है तो आपको इस्तेमाल करना है, एक सेकंड सॉरी, तब आपको इस्तेमाल करना है डियर ओनली S, ठीक है। समझ में आई चीजें कि अगर कोई वर्ब के एंड में S लगा हो, डबल S लगा हो, CH लगा हो, O लगा हो, X लगा हो, तो इस केस में आपको ES इस्तेमाल करना है, अदरवाइज S लगाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल एक दो लिख दूंगा आपको। अगर आपको कोई बोल दे फिक्स का V5 बनाओ, तो हम देख रहे हैं कि फिक्स में लगा हुआ है X। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, FIXES, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यही कोई आपको बोल दे गो, तो गो के साथ देखिए एंड में लगा है O, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, गो के साथ हमें करना पड़ेगा गोस। आई होप इतना दूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इतना दूर तक आई थिंक कि नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात है डियर, कि ध्यान रहे कि नॉन में एस और ES लगाने से ये प्लुरल बन जाता है। देखिए आपको वही वाला जो भी मैंने ऊपर वाली बात बताई कि आपने बेसिक से पढ़ा है कि अगर आप नॉन लगा रहे हैं और नॉन में एस और ES लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका प्लुरल बन जाता है। तो वर्ब के साथ जस्ट आप इसका अपोजिट याद रखिए, वर्ब के साथ क्या करना है, अपोजिट याद रखना है।
आई होप याद हो गया होगा ये चीजें कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नॉन में एस और ई एस लगाने से क्या बन जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, जब से हमने शुरुआत करी ना 5-6 से नॉन पढ़ना, क्योंकि 8 तक आपको नॉन प्रोनाउन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो नॉन में जैसे हमने सीखा कि एस और ई एस लगाने से प्लुरल बन जाता है, तो वर्ब का क्या करना है, इसका ऑपोजिट याद रखना है कि इसमें एस और ई एस लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। आई होप कि यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डियर स्ट्रक्चर्स वाइज, मैं आपको एग्जांपल्स देते जा रहा हूँ। सारे तरह का जितने तरह का सब्जेक्ट होता है ना, मैंने सभी तरह की सब्जेक्ट लेने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो कि सर इसके साथ पता नहीं चल रहा है कि V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो पहले हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले में है कि सब्जेक्ट आएगा, अगर वहां पे आपने नहीं याद किया तो यहाँ पे देख लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिफ्थ फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि किनके साथ V1 लगेगा, सो डेट अभी हम बनाते समय आपको हर चीज याद होता चले, ठीक है। दे रहने पे या कोई प्लुरल नॉन रहने पे इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ही, शी, इट या नेम आ जाए, ठीक है, या कोई सिंगुलर नॉन आ जाए, तो इसके साथ अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हम दोबारा आपको बता दिए कि कौन कौन से वर्ब फॉर्म आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बॉक्स बना देता हूं, सो डेट अगर आप नोट्स बनाए तो ये चीजें आपको नोट डाउन करने में थोड़ा आसानी हो, कि बार बार पढ़ेंगे चीजें डियर तो आसानी से वो याद हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ट्रांसलेशन देखते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब इसको हम अंग्रेजी कैसे करेंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, हो सकता है किसी की हैबिट हो रही हो, ठीक है, या हो किसी का रिपीटेड एक्शन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस आपको ध्यान देना। सिंपली आप अगर स्पोकन इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं, तो हम ताते ती से भी काम चला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए, सब्जेक्ट हमारा आई है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि आप हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और जो जवाब होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप ये चीज आपको अच्छी लगेगी। चलिए, तो मैं कौन, तो मैं, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर हम क्या करेंगे कि हमेशा हम इंग्लिश को ना हिंदी से जस्ट उल्टा लिखते हैं। अगर मैं इसको नंबर दे देता 1 2 3, है को साथ में इंक्लूड कर लेंगे हम 3 के साथ में। तो देखिए, 1 तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब 2 हम नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 का सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न। अब जैसे ही सीखना कोई बोलेगा तो देखिए, अगर कोई बोलता है सीखना तो इसकी अंग्रेजी होती है लर्न, ठीक है। चलिए, लर्न होती है। अब हमें क्या करना था कि देखना था कि लर्न होना चाहिए, एक दूसरा डिराइव्ड फॉर्म बनेगा V5 जिसको हम कहेंगे लर्न्स। ये दोनों हमेशा साथ साथ बनाइए। अब देखिए कि इसके साथ इस्तेमाल क्या करना आई के साथ। तो आई के साथ यहाँ पे लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमें पता है कि ये तो एस और एस V5 हो गया, तो ये V1 हो गया। तो हमें यहाँ पे लिख देना आई लर्न इंग्लिश। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग, हमने सब्जेक्ट बनाया वी को। फिर हम किधर आएंगे, बैक साइड से आएंगे, पीछे से। खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। फिर से हम लिखेंगे प्ले और प्लेज, ठीक है। अब इस्तेमाल क्या करना है, तो यहां से हम चेक करेंगे कि वी के साथ प्ले आएगा कि प्लेज आएगा। तो प्ले आएगा, हमने प्ले लिखा है। फिर कौन सा आएगा टर्म, क्रिकेट, हमने क्रिकेट लिखा है, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट। तुम झूठ बोलते हो, जस्ट आई थिंक होना चाहिए, तुम झूठ बोलते हो। तो देखिए, तुम का सब्जेक्ट हो गया तो यू हो गया, और झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है लाई, यू लाई। या आप बोल सकते यू टेल अ लाई, आप ये भी बोल सकते यू लाई या यू टेल अ लाई। आप लोग गरीबों पर हंसते हैं। अब सब्जेक्ट फिर से देखेंगे, आप लोग। अब देखिए, तुम और आप लोग, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे यू का, एंड आई होप कि मैं ज्यादा हौच पौच ना करूं। यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लुरल सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन अगर दोनों के साथ वर्ब इस्तेमाल करना हो तो याद रखेंगे हमेशा प्लुरल वर्ब लगता है, प्लुरल वर्ब लगता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग गरीबों पर हंसते हैं, तो यू, देखिए यहाँ पे तुम था तो यू, और आप लोग भी है, तुम लोग भी है, तो यू ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लिखेंगे, और वर्ब भी सेम लगेगा, ठीक है। हंसना, फिर से हम बैक साइड से आएंगे डियर, हंसना को लाफ लिखते हैं। और पर, तो पर का अंग्रेजी ऐड नहीं होता, ये याद मत रखिएगा, ठीक है। लाफ अगर हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो याद रखेंगे हमेशा एट प्रेपोजिशन आएगा, तो यू लाफ एट। और गरीबों के लिए पुअर पीपल लिखने से अच्छा है कि आप लिख दिए द पुअर। होता क्या कि कहीं कहीं हम द प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
उसकी पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए, पूरी कम्युनिटी। अगर द रिच लिख रहे तो अमीर लोग, द पुअर लिख रहे तो गरीब लोग, ठीक है। वह यहाँ समय पर आती है, कैसे अंग्रेजी होगी, सब्जेक्ट कौन है, कौन यहाँ समय पर आती है, तो वह के लिए हमने शी लिया। और ये क्यों लिया ये भी समझिए कि यहाँ पे ती है, चूंकि सारी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। अगर ता होता तो ही हो जाता, ती है तो शी हो गया, ठीक है। अब देखें फिर से आएगा आना के लिए। तो अब देखिए आना की अंग्रेजी क्या होती है। अगर मैं आना की अंग्रेजी लिखना शुरू करूं तो आना की अंग्रेजी होती है डियर कम्स, सॉरी कम, क्या होता है, एक सेकेंड, ये होता है डियर कम। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए कम होता है, और इससे हमें वर्ब जो डिराइव फॉर्म बनेगा डियर वो बनेगा आपका कम्स। क्या बनेगा, कम्स, ठीक है। कम और कम्स हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आएगी, कम और कम्स हो गया। अब वह के साथ लगेगा क्या, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं देखने, शी है तो शी के साथ V5 आ रहा है, मतलब एस और ईएस वाला फॉर्म आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कम्स। अब देखिए समय पर और यहाँ, देखिए ये दोनों ना एडवर्ब्स है। अब देखेंगे टाइम है और ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रखें कि अगर टाइम और प्लेस एक साथ आ जाए तो पहले एक ऑर्डर बता देता हूँ, याद रखेंगे MPT। अगर आपने बेसिक ऑर्डर पढ़ा है हमारा सेंटेंस, सॉरी हमारे वीडियोज में, तो आपको पता चला होगा। MPT का मतलब मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीनों की ऑर्डर होती है। अगर मैनर नहीं है तो हम पहले प्लेस को लिखेंगे और फिर टाइम को लिखेंगे। तो प्लेस आपका यहाँ है इसलिए यहाँ पे हेयर आया है, ठीक है। और फिर समय पर के लिए हम लिखते हैं ऑन टाइम या इन टाइम। क्लियर है यहाँ तक। वह माँ पिता की देखभाल करता है, फिर से वह सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ करता लिखा हुआ तो ही हो जाएगा। अब देखभाल करना के लिए हम लोग लिखते हैं लुक आफ्टर, एक फ्रेज है लुक आफ्टर। अब ही के साथ जब हम देखेंगे तो V5 लगेगा, तो हमें लुक में क्या लगाना पड़ेगा, S। लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, माँ पिता को हम क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। आई होप पहला स्ट्रक्चर जो था मैंने सारी चीजें बताई। वीडियो बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, बट आप पूरे वीडियो देखिए अगर आप बेसिक लर्नर हैं। नेक्स्ट आते थोड़े से और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। बुद्धि उम्र के साथ आती है, कैसे करेंगे इसको। अब देखिए हमने अभी सीखा था कि हु से सब्जेक्ट मिलता है, तो कभी कभी याद रखेंगे कि व्हाट से भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा। आपने सीखा होगा कि व्हाट से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो डियर व्हाट दोनों तरफ है, व्हाट से सब्जेक्ट भी मिलता है और व्हाट से ऑब्जेक्ट भी मिलता है। तो क्या उम्र के साथ आती है, तो जवाब आपका आएगा विजडम। अब विजडम एक अनकाउंटेबल नॉन है। अब फिर आना का अंग्रेजी हमें लिखना है कम्स, और साथ के लिए हम लोग लिखते हैं विद, और उम्र के लिए लिखेंगे हम एज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके पिताजी शाम को घर वापस आते हैं। अब कौन घर, सॉरी कौन शाम को घर वापस आते हैं, जवाब मिलेगा उसके पिताजी, हमने लिखा हिज फादर। अब देखिए वापस आना को हम कहते हैं रिटर्न, वापस आना को हम क्या कहते हैं, रिटर्न। डेराइव फॉर्म क्या बनेगा, डेराइव फॉर्म बनेगा आपका रिटर्न्स, ठीक है। अब हिज फादर सिंगुलर है या प्लुरल है, तो एक ही पिताजी होंगे, इट मींस हमें कौन सा वर्ब लगाना पड़ेगा, रिटर्न्स। अब देखेंगे होम हमने लिखा है, होम का मतलब अपना घर होता है जहां पे हम परिवारों के साथ रहते हैं। और हाउस एक मिट्टी का मकान या पत्थर का मकान, जो मकान बनाते हैं उसको हम हाउस कहते हैं, और जो घर बोलते हैं उसको हम होम बोलते हैं। दोनों में बस अंतर ये रखना है ग्रामर में कि हम टू लगाते हैं और इसके साथ टू नहीं लगाते हैं। जनरल वे में अगर इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह लगाओ तो आप टू लगा सकते हो। फिर हो गया होम लिखा हमने घर, फिर है शाम को, तो शाम को हम क्या लिखते हैं, इन द इवनिंग। आई होप 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ट्रांसलेट किया। रोहन एक विद्वान की तरह बोलता है, थोड़ा सनवाइज है इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं। रोहन एक विद्वान की तरह बोलता है। रोहन अब नाम आ गया, तो अभी हमने देखा कि सिंगुलर रहेगा तो अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया। स्पीक्स की तरह के लिए हमने लाइक का इस्तेमाल किया, और एक विद्वान अ स्कॉलर, रोहन स्पीक्स लाइक अ स्कॉलर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10 पे, आपसे बात करने में मुझे खुशी होती है या खुशी मिलती है, ठीक है। तो हम इसको देखिए, या तो मैं बना सकता हूं इट गिव्स मी प्लेजर, मतलब ये मुझे खुशी देता है क्या, आपसे बात करना, ऐसे मैं बना सकता हूं। या सिंपल सेंटेंस दूसरा बना सकते हैं कि आई बिकम हैप्पी टू टॉक टू यू, आई बिकम हैप्पी टू टॉक टू यू। अब आपको थोड़ा सा मन में आ रहा होगा सर ये टू टॉक हमने कैसे लिखा। देखिए डियर एक बात याद रखेंगे कि अगर एक सेंटेंस कंप्लीट है और उसमें आपको वर्ब जोड़ना है तो आप हमेशा 2+V1 से ऐड करते हैं जनरली। ये अगर ये पर्पस बताने के लिए एक्चुअली होता है, जब हम पर्पस किसी चीज का बताते हैं तब। चलिए ज्यादा डिटेल अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है
या आती है। दोनों याद रखिएगा डियर, या तो आ रही है या आती है। इन दोनों केस में एक ही ट्रांसलेशन होगा, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट वेरी वेल। अब देखेंगे, चूंकि मैं बार बार नहीं बता रहा तोड़ तोड़ करके, अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब है, इसका आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस से नहीं करते हैं, इसलिए अगर कोई आपसे आ रही भी बोले तो आप यही सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव में देखेंगे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब फटाफट थोड़ा एग्जांपल्स में कराते चलूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब आई और आई के साथ देखिए, जिनके साथ अब V1 लगाते हैं ना, जिनके साथ V1 होता है, ये V1 के इक्वल है। अभी आप पीछे से समझ में आ गया होगा। और ये V5 के इक्वल है। तो जिनके साथ V1 लगा रहे थे उनके साथ डू लगाइए, और जिनके साथ V5 लगा रहे थे उनके साथ डज लगाइए। आई डू नॉट लाई, अभी मैंने उधर किया भी था, या आई डू नॉट टेल अ लाई, हम लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। देन वी और वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने सो लिखा डोंट। अब देखिए हमें नेगेटिव कैसे करनी है। सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट आप लिख दीजिए साथ में। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करती है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किया है। वी डोंट, अब देखेंगे वही होगा, बोलना, स्पीक, खिलाफ, अगेंस्ट, और उसके के लिए हमने लगा दिया हिम। ठीक है, तुम गरीबों की मदद नहीं करते, हमने पॉजिटिव सेंटेंस इसका देखा था। तो यू, फिर डू नॉट, और फिर जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट हमें लगाना है, फिर करना मतलब मदद करना। देखिए ये बात को ना कुछ लोग अलग अलग कर देते हैं कि डू करते और फिर हेल्प करते, तो नहीं, मदद करना को ही हेल्प कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हेल्प, और अभी हमने सीखा था कि द पुअर क्लियर, वह अपने वचन से नहीं मुकरता है, मतलब जो भी बोलता वो करता है। तो ही और ही के साथ डज नॉट आएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जिसके साथ V5 उसके साथ डज। बैकआउट का मतलब होता है वादे से मुकरना, या जो भी आप बात बोलते हो उससे मुकर जाना। या तो आप आगे हिज वर्ड्स लगा सकते हो या स्टेटमेंट लगा सकते हो। ही डज नॉट बैक आउट हिज वर्ड्स या स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं डियर, नंबर का नेगेटिव है 5 क्वेश्चंस। यह आपको शोभा नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो डेली यूज में करते भी हैं। इट डज नॉट सूट यू या बिहोव यू, वह इट लगाया हमने कि यह के लिए, ठीक है। दिस लगा सकते थे, बट दिस से ज्यादा अच्छा यहाँ पे इट होगा। ठीक है, वहां पे बताऊंगा कि इट और दिस में क्या अंतर है, कभी बता दूंगा मैं आपको। डज नॉट सूट यू या बिहोव यू, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। देन शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश या डजंट स्पीक इंग्लिश। राधा यहाँ नहीं रहती है। राधा डज नॉट लिव हेयर, वे लोग खेती नहीं करते हैं। दे, नहीं के लिए अब डू नॉट यहाँ पे लगेगा। और डू फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना। दे डू नॉट डू फार्मिंग। अब आते हैं डियर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होगी, और इसकी ट्रांसलेशन व्हाट नहीं होती है। याद रखेंगे कि क्या जब शुरू में होगा सेंटेंस में तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस नो क्वेश्चन बन रहा है। सारा रीजन मैं बताते चल रहा हूँ कि आप कमेंट थोड़ा सा इस रिगार्डिंग ना करें। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? तो अब आई के साथ जैसे भी हमने देखा कि जिसके साथ V5 लगेगा, ये V1 हो गया और ये V5 हो गया। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो डू आई टीच यू इंग्लिश, अब कैसे करें जरा देख लीजिए। हमने क्या के लिए लगाया? डू। अब आई हमने सब्जेक्ट के लिए लगाया है। अब इधर से आऊंगा पढ़ाता, पढ़ाता के लिए हमने टीच लगाया, क्योंकि आई के साथ V1 लगता है। अब आगे सर अंग्रेजी लिखा था और आपने आपको पहले लिख दिया। आपने तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, सॉरी आपने ऐसे बताया था स्ट्रक्चर की पीछे से आते हैं। डियर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। डू आई टीच इंग्लिश टू यू, जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सॉरी, यहाँ पे समझ में आ गई बात। देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया भी था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर वो नहीं देखे तो वो वाला देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो यू को हमने पहले रखा, चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना थोड़ा पहले सही माना जाता है। ठीक है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो डू से हमने शुरुआत करी, फिर ये आएगा, और फिर हम लोग पीछे से आए प्ले, और फिर क्रिकेट। क्लियर है? क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? फिर से वही क्वेश्चन है, डू यू, अब इधर से आएंगे पीछे से, मदद करना, हेल्प, और गरीबों के लिए भी हमने सीखा है द पुअर। क्या वह स्कूल पर समय आती है? तो डज शी, यहां तक ठीक है। अब इधर से पीछे से आना, आना के लिए हमने क्या लिखा है? कम, और कम टू होता है या गो टू होता है, तो डज शी कम टू स्कूल, और समय पर के लिए भी हमने सीखा था पीछे ऑन टाइम। आई होप इंटरोगेटिव भी समझ में आपको आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं।
क्या उसे मेरी बात समझ आती है? डज शी अंडरस्टैंड मी? डज शी अंडरस्टैंड मी? जरूर नहीं कि माई टॉक लिखें, माई वर्ड्स लिखें, सिंपली आप बोल सकते हैं डज शी अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? क्या आपको मेरी बात समझ आती है या आ रही है? हाँ, ये भी याद रखेंगे कि यहाँ भी आ रही है हो सकता है। रीजन मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ये अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या वे लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं? डू दे? यहां तक क्लियर है। कभी को इंग्लिश में कहते हैं एवर, और ये इंटेरोगेटिव में ही आता है। तो डू दे एवर, जाने के लिए हम लिखते हैं गो। और गो एक ऐसा वर्ब है डियर कि इसके बाद आगे की वर्ब आप डायरेक्ट आईएनजी में लिख सकते हैं। लाइक डू यू गो शॉपिंग, डू यू गो स्लीपिंग, डू सॉरी स्विमिंग, डू यू गो प्लेइंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या राधा आपसे बात करती है? डज राधा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या के लिए डज लगाया है और राधा को राधा लिखा हमने। अब इधर से बात करना को टॉक, और टॉक के साथ टू या विद प्रेपोजिशन आप लगा सकते हैं। क्या मोहन आपसे अंग्रेजी में बातें करता है? डज मोहन टॉक टू यू इन इंग्लिश? सेम ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐड किया इन इंग्लिश। नेक्स्ट आते हैं डियर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या भी रहेगा और साथ ही साथ नहीं भी रहेगा। कैसे करेंगे इसको? ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? अब इसको हमने क्या करा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किया। डोंट, डू नोट को हमने एक साथ लिख दिया है। डोंट लिखा, देखिए इन दोनों की अंग्रेजी हमने शुरू में कर दी, फिर आई लिख दिया मैंने। अब फिर से वही बात होगा, हम बैक साइड से आना शुरू करेंगे, स्पीक इंग्लिश। क्या हम लोग गरीबों की मदद नहीं करते? देन डोंट वी हेल्प द पुअर। मैंने एक ही सेंटेंस इसलिए लिया है डियर ज्यादातर, ताकि आपको पूरे उसके फॉर्म समझने में आसानी हो कि पॉजिटिव कैसे उसका बना, उसका नेगेटिव कैसे बना, उसका इंटरोगेटिव कैसे बना, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बना। क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? तो या तो हम बोल सकते हैं डोंट यू लाई या डोंट यू टेल अ लाई। क्या वे लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं? डू दे नॉट लिव इन दिल्ली? क्या वह स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखती है? तो डजंट शी हमने लगा दिया। इसका काम और इसका काम एक ही बार में हमने खत्म कर दिया, फिर शी आ गया। फिर सीखना को अंग्रेजी हम कहते हैं लर्न, ठीक है। फिर आएगा स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश को हमने स्पोकन इंग्लिश लिखा है, ठीक है। क्या राधा आपसे अब बात नहीं करती है? तो डज राधा, यहां तक ठीक है। डज राधा नोट, अब देखिए हमने सिंपल फॉर्म में भी बना दिया कि आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद को नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डज राधा नोट टॉक टू यू नाउ? नाउ मीन्स अभी या अब। नेक्स्ट आते हैं डियर, हाँ देखिए मैंने हु से बताया था आपको कि हु थोड़ा हर WH वर्ड से ना अलग काम करता है। कभी भी आपको अगर हु का इस्तेमाल करना हो तो हु वाले में याद रखेंगे कि हु औरों से अलग है। अब रीजन बता रहा हूं क्यों अलग है, कि हु ना सब्जेक्ट के इक्वल होता है। याद रखेंगे, बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आपको ये समझ में आ गया कि हु किसके इक्वल होता है, सब्जेक्ट के। तो हम करते क्या है कि जो मेन स्ट्रक्चर्स होता है ना, वहां से सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पे हु को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो पॉजिटिव में हमने देखिए हु लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखा है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हु जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इससे मिलता कौन है, सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट का ही पता चलता है, इसलिए सब्जेक्ट हमने हटा दिया। अगर हम सब्जेक्ट लगा देते तो दिक्कत ये आती कि जो पहले से मौजूद है उसको हम ढूंढेंगे कैसे। हमें ढूंढना है, हमें वहां से सब्जेक्ट को हटाना पड़ गया। अब आते हैं डियर कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिफ्थ फॉर्म। तो हिंदी क्या होगा? हिंदी बड़ा अलग अलग होगा डियर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हु के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका हिंदी होता है कौन कौन, ठीक है। इसके लिए लोग अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप कौन कौन का मीनिंग देना चाह रहे तो आप हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप हु के साथ V5 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंगल कौन होगा। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लीजिए, आसानी होगी आपको। हु के साथ V1, V1 क्या होता है, प्लुरल होता है, मतलब कि एक से अधिक लोग होते हैं। और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक होता है, दैट इज वाई। छोटा सा रीजन है। तो हु ऑल करके कुछ लोग बनाते हैं, मैंने भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है कि कौन आपकी मदद करता है। अब कौन के लिए हमने क्या लिखा है, हु, और हमने बोला कि अगर कौन होगा तो हम MB5 यूज करेंगे, तो हमने एस लगा के दिया। हु हेल्प्स, अब आपकी, आपकी के लिए क्या आएगा, देखिए मदद करना को हमने पहले लिखा, पहले हु फिर मदद करना फिर आपकी, हो गया कंप्लीट। कौन कौन आपकी मदद करता है, अब ये बोल दिया जाए कौन कौन आपकी मदद करता है, तो हमने हु लिखा और हेल्प्स में से हमने एस हटा दिया फिर यू। या लोग ऐसे ही बनाते हु ऑल हेल्प यू,
ठीक है, हु ऑल हेल्प यू ज्यादा प्रचलन में ये नहीं है। कौन आपसे बात नहीं करता है, अब देखिए कौन, तो हु और नहीं के लिए अब हम क्या करेंगे, डोंट या डजंट शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने कौन की बात की, मतलब सिंगुलर, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, जो फाइंड करना चाह रहे हो सिंगुलर होना चाहिए, देन V5 यूज कीजिए। अगर जब ये लग रहा है कि नहीं हमें एक से अधिक, जैसे हम क्लास में एंट्री करते हैं ना, द फर्स्ट सेंटेंस आई यूजुअली स्पीक, किनको किनको अंग्रेजी की बेसिक नहीं जानकारी है, तो किनको किनको मतलब हम एक से अधिक लोग को जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको बेसिक जानकारी अंग्रेजी की नहीं है। तो सिंगुलर होगा तो डज लगा दो, V5 लगा दो। यहाँ कौन अंग्रेजी नहीं बोलता, मतलब सिंगल जानना चाह रहे, हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश हियर। नेक्स्ट आते हैं डियर, अब आते हैं ये WH वर्ड्स के, ठीक है। जब WH वर्ड्स की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करता है कि WH वर्ड लगाएंगे, डू और डज आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव की कि WH वर्ड आएगा, फिर डोंट या डजंट आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए जरा, क्या को हम कहते हैं व्हाट, क्यों को वाई, व्हेन को कब, वेयर को कहां, और जो भी होगा हम यहाँ पे रखते चलेंगे और सेंटेंस हमारा बनते जाएगा। आप अपने जीवनोपार्जन के लिए क्या करते हैं, अब देखिए क्या बीच में आ रहा है, जब क्या बीच में आ रहा है डियर तो इसकी शुरुआत हम वर्ड से करेंगे, जब क्या शुरू में होगा तो उससे हम डूडस से काम चला रहे थे। तो व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं फॉर योर लिविंग, ठीक है। आप अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कब करते हैं, तो व्हेन डू यू, अब यहां हमने देखा व्हेन डू यू प्रैक्टिस, एस वाला सी वाला नहीं लिखेंगे, व्हेन डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। चलिए थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। फिर देखेंगे दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रक्चर से। अब देखिए, वह आपसे बात क्यों नहीं करती है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई डजंट शी टॉक टू यू, वाई डजंट शी टॉक टू यू। अब करना क्या था, हमें WH वर्ड फाइंड करना था, हमने WH वर्ड फाइंड किया यहाँ से वाई। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट कैसा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने डू और डज लगाया है, ठीक है। फिर आगे जो एज यूजुअल हम फॉलो करते आ रहे थे। आप अंग्रेजी सीखने कहाँ जाते हैं, तो कहाँ की अंग्रेजी, हम पहले WH वर्ड ढूंढेंगे, वेयर, डू यू जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा, गो टू लर्न इंग्लिश। आप अपने पेरेंट्स को कैसे मना लेते हैं, तो कैसे को हम पहले लिखेंगे, हाउ डू यू कन्विंस, मना लेना को हम कन्विंस कहते हैं, योर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि विच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम का इस्तेमाल करते हैं। होम वाले में याद रखेंगे कि होम वाले में हम ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि होम से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं लिखना है। आप किसकी किताब पढ़ते हैं, तो किसकी किताब के लिए हम लिखते हैं हुज बुक, फिर से वही होगा डू यू रीड। वह रात में किससे बात करती है, अब किससे का अंग्रेजी होता है whom, तो whom does she talk to at night। अब देखिए अगर talk to के बाद अगर आप चाहे तो talk to को हटा भी सकते हैं कि whom does she talk at night, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा क्योंकि talk के साथ to preposition आता है, सो आपको ये लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप अंग्रेजी सीखने के लिए कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो कौन सी को हम क्या कहते हैं, देखेंगे यहाँ पे, या तो आप व्हाट बुक्स लिख सकते हैं या इसके लिए लिख सकते हो विच बुक्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बट स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, ठीक है। विच बुक्स डू यू रीड टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने का अभ्यास एक दिन में कितनी बार करते हैं, तो कितनी बार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, ठीक है। हाउ ऑफन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू प्रैक्टिस, देखेंगे प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश अ डे, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए डियर, ये बाकी बचे हुए रिमेनिंग WH वर्ड्स हैं जिनका हम बाकी आने वाले जो टेंसेज होंगे और जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें हम इस्तेमाल करना इसका यूज सीखेंगे। आई होप डियर वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, बट आप सभी को मजा आया होगा कि वीडियो में जो भी मैं देना चाहा कि अगर आप बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही वो बेनिफिटेड वाला था, कि बड़ा बेनिफिशियल था आप सभी के लिए, और आप जरूर बेनिफिट इससे होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम एक नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद जय भारत।